तो नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में शुरुआत होती है इनर्शिया से, ठीक है। तो इनर्शिया का बड़ा बेसिक सा मतलब होता है, तो मैं बड़ा ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ यहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है, अभी ये रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगी। और अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती रहेगी, ठीक है। तो इसकी इस एबिलिटी को बोलते हैं इनर्शिया। तो ये होती है मतलब मेजर ऑफ मास होता है, एक टाइप से मास को ही इनर्शिया बोल देते हैं। आगे जाके हम जब कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम लीनियर टू रोटेशनल पार्ट, तो हम उसमें मास की जगह जहाँ पे भी जैसे एफ इज इक्वल टू एम में लिखा है हमने, तो इसको कन्वर्ट करके फोर्स को लिखते हैं टॉर्क, एम को लिखते हैं आई, इनर्शिया, ठीक है, और अल्फा कुछ इस टाइप का। तो मतलब जो इनर्शिया है दैट इज अ टाइप ऑफ मतलब मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहना चाहेगी, ठीक है। यहाँ पे वही घूम फिर के फर्स्ट लॉ में आता है। फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियो, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। तो उसमें भी यही बोला है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, ज़ीरो। तो ये रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लग जाती इस पर, ठीक है। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट अगर यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से एक्सलरेशन नहीं होगी, एक्सलरेशन नहीं होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो ऐसे ही रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देता, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ये आपको पता है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज मोमेंटम। तो यहाँ से मेनली शुरुआत होती है आपकी। मोमेंटम में क्या होता है कि मोमेंटम का डिनोट करते हैं हम पी से, स्मॉल पी से डिनोट कर देते हैं। कहीं कहीं बुक्स में बड़ा पी भी लिखा होता है क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे पी से डिनोट करते हैं। स्मॉल पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो बड़ा आसान सी चीज़ है। अब देखो जो मोमेंटम है उसका वेक्टर मैंने इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर कर दिया ना, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज अलोंग वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मोशन जिस तरफ हो गया। एक्चुअली में ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, वैसे इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। कितनी वेलोसिटी है किसी मास के पास वो उसका मोमेंटम शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अब देखो, जैसे मैं ये बना देता हूँ, तो एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg और ये चल रहा है 200 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक और पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg और वो चल रहा है 400 मीटर पर सेकंड से। तो अब देखो मोमेंटम कितना है इसका, m इंटू 200 है ना, तो 2 इंटू 200 विच इज़, अच्छा इसके यूनिट होते हैं न्यूटन सेकंड। आप देख सकते हो तो ये बनेंगे केजी मीटर पर सेकंड। देखो मास इंटू वेलोसिटी है ना, तो ये न्यूटन सेकंड होता है। p इज इक्वल टू 2 इंटू 200 विच इज़ 400 न्यूटन सेकंड। ऐसे ही ये जो 1 kg है, इस वाले ब्लॉक का मोमेंटम कितना आएगा, p इज इक्वल टू 1 इंटू 400 क्या होता है 400। तो देखो इन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, बेशक मास अलग अलग है और वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एक जैसा हो गया, मतलब मोमेंटम सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों जाके किसी पे टकराती हैं, ठीक है, तो उस पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगी, ये मतलब हो गया एक टाइप से। वो चलो हमें आगे पता लग जाएगा। तो मोमेंटम में अभी याद रखने वाला क्या है, यूनिट और इसका फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट वन इज चेंज इन मोमेंटम। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाके कॉलिजन में भी आता है ना। तो चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम में क्या करना होता है, डेल्टा पी से डिनोट करेंगे, ऑब्वियसली होगा ही वो। तो डेल्टा पी
इज इक्वल टू मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विच इज एम इंटू डेल्टा वी। ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं। तो देखो, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, बट उससे भी आसान तरीका है हमारे पास निकालने का, तो वो हम देख लेते हैं। तो उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg। वो 2 kg मास वाला पार्टिकल आया इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और गया टकराया, और टकराने के बाद वापस आ गया। और अच्छी बात यह है कि वापस भी वो 10 मीटर पर सेकंड से ही आ रहा है। तो करना क्या है, करना ये है कि आपको ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है पहले। देखो, मास तो हमें पता है, मास तो 2 ही रहने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लगाए ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इंटू वी फाइनल लिखना है इन वेक्टर फॉर्म माइनस वी इनिशियल लिखना है इन वेक्टर फॉर्म। याद रखना, जो क्वांटिटीज वेक्टर्स में होती हैं उनको वेक्टर्स में ही लिखना होता है जब आप फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वी आई लिख देता हूँ मैं इसको। तो क्या होगी, वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो 10 I कैप मीटर पर सेकेंड, और वापस जाने वाली को क्या लिखेंगे, वी फाइनल इज इक्वल टू -10 I कैप मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इज 2, फाइनल वेलोसिटी इज -10 J कैप, सॉरी I कैप, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, और इनिशियल वेलोसिटी है +10 I कैप, तो ये +10 लिख दिया। डेल्टा पी देखो कितना आ गया, वेक्टर फॉर्म में, इसलिए वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर बच गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, -10 + -10 -20 2 ज़ा 40 I कैप आएगा, वो भी माइनस में, न्यूटन सेकेंड। तो एक तो ये आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। देखो, एक पार्टिकल नीचे गिर रहा था, और जैसे ही वो टकराया, टकराने से जस्ट पहले उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब वो बाउंस होके वापस गया तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन कैसे देना ये उनकी मर्जी है। ठीक है, मास ले लेते हैं हम इसका 4 kg। स्टेप्स आपको पता है क्या होते हैं स्टेप्स। सबसे पहले आपको लिखना है मास, मास इज 4 kg, तो वापस आती बारी भी 4 kg ही होगा। इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है जो कि नीचे की तरफ को है, -4, सॉरी 4 नहीं, -30 है ना, -30 J कैप मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक और अच्छी बात, ज़्यादातर आपसे ना मोमेंटम के चेंज का मैग्नीट्यूड ही पूछा होता है, तो इसका मतलब आंसर था यहाँ 40 N/सेकेंड। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेनी है। वी फाइनल इज इक्वल टू +20 I कैप J कैप मीटर पर सेकेंड। तो देखो, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू डेल्टा वी। मास आ गया 4, वी फाइनल इज 20 J कैप माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, एक -30 वाला लगेगा, J कैप, ये आ गया। तो देखो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया आपके पास 4 इंटू, अगर आप इसको देखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 30 होते हैं 50, क्योंकि दोनों J कैप में इसलिए ऐड हो गए। तो आंसर आ गया आपके पास 200 J कैप न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इतना आसान है। अब देखो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किससे जाके टकरा रहा है वो, इस दीवार से। इस दीवार के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखनी है आपको कितनी है, इनिशियल, फाइनल, और उन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें लगा के दिखाता हूँ। आने वाली वेलोसिटी कितनी थी, 10, है ना। दीवार की तरफ को देखनी कितनी है, जाने वाली वेलोसिटी थी 10, तो दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 20, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, देखो 20 × 2 40। आंसर यही तो था 40 N/सेकेंड, ये देखो आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर डायरेक्शन पूछ ली तो जो डायरेक्शन होगी वो होती है फाइनल वेलोसिटी
की डायरेक्शन, जिस तरफ फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम उसी तरफ होगा। ठीक है, तो देखो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, माइनस आई कैप, तो आंसर भी देखो माइनस आई कैप ही तो आया था। ओके, तो इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। नीचे वाले केस में देखो, ये है फ्लोर, फ्लोर के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, 30 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दो 30 प्लस दूसरी जाने वाली वेलोसिटी फ्लोर से परपेंडिकुलर कौन सी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो प्लस 20 लिख दो, इनटू इसका मास 4, तो देखो 50 इंटू 4 200, 200 ही आया था, 200 न्यूटन सेकेंड। और आंसर क्या होगा, जाने वाली वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो प्लस जे कैप है, तो प्लस का आंसर आ गया, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन थोड़ा अलग स्टाइल से भी दिया हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो क्वेश्चन ये दिया है कि एक पार्टिकल है, उस वो ड्रॉप हो रहा है 45 मीटर से और बाउंस होके वो वापस गया 20 मीटर तक। तो बताओ कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा एट फ्लोर। ठीक है, फ्लोर पे कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अब ना इसकी हाइट दे दी, इसका मतलब थोड़ा दूर से गिराया है, थोड़ा क्या मतलब 45 मीटर ज़्यादा ही होता है वैसे तो इतनी ऊपर से गिराया है, तो इसका मतलब नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉप किया इनको और वापस बाउंस होके ऊपर आएगा, तो यहाँ जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए ना, ऐसे गया टकराया वापस आ गया। अब देखो आपको पता है कि नीचे गिरने पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू रूट 2gh। मैंने आपको और भी रास्ते बताए, उस रास्ते के हिसाब से आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी ठीक 45 मीटर में वो कितना चलेगा, अगर आप उसको ड्रॉप करोगे तो 45 मीटर कितने टाइम में चलेगा, वो चलता है 3 सेकंड में। तो देखो टाइम आ गया 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑब्वियसली 30 मीटर पर सेकंड ही होती है। ठीक है, और 20 मीटर ऊपर जा रहा है वापस, तो 20 मीटर कितने सेकंड में जाता है, 2 सेकंड में, है ना, गैलीलियोस ट्रिक याद है आपको। तो 2 सेकंड में ऊपर जाता है, 2 सेकंड में जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, या फिर 20 मीटर जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर पर सेकंड। वो आपको 5, 15, 25 वाला याद होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पिछला क्वेश्चन बन गया आपका। देखो टकराने से जस्ट पहले उसके पास वेलोसिटी थी 30 और टकराने के बाद ऊपर जाती वाली उसके पास वेलोसिटी थी 20। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। मास, लेट सपोज इसका मास है 5 kg, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 इंटू आने वाली वेलोसिटी प्लस जाने वाली वेलोसिटी, कितना हो गया 50, 5 5 से 25, 250 न्यूटन सेकेंड आंसर। बस इतना सा काम है। तो देखो नए स्टाइल से दे दिया उन्होंने, हाइट दी थी, आपने वहाँ से वेलोसिटी निकाली और फिर उसके बाद चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया। तो कुछ ऐसे फाइंड करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से चेंज इन मोमेंटम, तो देखो ये शायद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो वेलोसिटी कुछ ऐसे दी है, अब एंगल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है वहाँ पे 30 60 कुछ ऐसे दिए हूँ। अब इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। देखो ये एंगल कहीं भी दिया हो सकता है, यहाँ भी दिया हो सकता है, यहाँ भी दिया हो सकता है, कहीं भी आपने ज्योमेट्रिकली वो थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और वो वापस भी कोई लॉस नहीं हुआ है, तो 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा वापस। ज्योमेट्रिकली यही वाला एंगल यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये इतना सा दिया था। ठीक है, 37 डिग्री पे ऐसे गिर रही है और फ्लोर के साथ टकरा रहा है, तो टकराया और वापस चला गया, कोई लॉस नहीं हुआ, तो सेम वेलोसिटी रहेगी। अब हमें क्या करना है, आपको पता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वी फाइनल बट इन वेक्टर फॉर्म माइनस वी इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म, ये आ जाएगा। तो मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है, रास्ता क्या है, आपको दीवार के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो ढूंढना है, लेकिन याद रखना कि कोई लॉस ना हुआ हो, है ना, लॉस हुआ होगा तो फिर शायद थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। फिर आपके पास एक ही रास्ता बचेगा, पूरा वी इनिशियल निकालो इन वेक्टर फॉर्म, एक और एक और एक, ऐसे ही वी फाइनल निकालो, फिर उसके बाद पुट करो। ठीक है, तो ये ट्रिक कब वैलिड है, जब कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब लॉस पे भी वैलिड है वैसे तो, ऐसा कुछ नहीं है,
लॉस पे भी आप लगा सकते हो यू प्लस वी वगैरह वगैरह, पर उस केस में हो सकता है दूसरा कंपोनेंट भी आ रहा हो, मैं ये बोल रहा हूँ। दीवार के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पे ये हमेशा वैलिड होगी, ठीक है, चाहे वेलोसिटी सेम रहे या लॉस हो जाए, लेकिन ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये टकराएगा नहीं उसके साथ, तो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई लॉस इसमें होता नहीं है। देखो पूरा करके बताता हूँ। तो अभी जो इसके कंपोनेंट बनेंगे, आपको पता है 10 के कंपोनेंट क्या बनते हैं, वही जो आपको पहले से पता है, 6 और 8। तो ये लग गया कोई कंपोनेंट और एक लग गया यहाँ पे, कितना होगा वो भी आपको पता है। 10 का कंपोनेंट होगा 6 और 8, 37 के साथ बड़ा वाला आएगा तो 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे भी होगा 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि पहले वी इनिशियल लिखो, वी इनिशियल इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो ये आ गया 8 i कैप माइनस 6 j कैप, यही बना। वी फाइनल लिखो -8 i कैप -6 j कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जे कैप वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ ना, तो ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम में ये गायब हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम में कौन सा कंपोनेंट आएगा? जो चेंज हुआ है ऑब्वियसली वही आएगा। दूसरा जो ट्रिक मैं बता रहा था आपको, ये है दीवार, इसके दीवार के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? 8। जाने वाला कौन सा है? 8। तो 8 + 8 16, 16 इंटू मास मान लेते हैं इसका 2 है तो 32, ठीक है, तो ये आना चाहिए। तो मास जो है वो है 30, सॉरी मास है 2 ले लेते हैं, 2 kg, ठीक है। तो मास तो हमें पता ही है, तो मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू m इज 2 इंटू, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -8 i कैप -6 j कैप माइनस, यहाँ पे आपको लिखनी है इनिशियल वेलोसिटी विच इज 8 i कैप -6 j कैप। तो मेन रास्ता ये है, जब आपके दोनों कंपोनेंट चेंज होंगे, ये वाला भी ये वाला भी, तो आपने यही यूज़ करना है, ठीक है। जब एक कंपोनेंट ही चेंज हो रहा है तो बस उस पर लगाओ आंसर और फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको लिखूं तो थोड़ा सा साइन चेंज कर देता हूँ, 2 × -8 i कैप -6 j कैप, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस का बन गया 8 और प्लस का बन गया 6 j कैप। तो देखो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो आंसर क्या बचा? 8 और 8 16, -16 दूनी 32, -32 N/s। मैंने आपको बोला मैग्नीट्यूड पूछा होता है, तो मोमेंटम आ गया आपके पास 32 N/s, यही बताया था मैंने। 8 और 8 16, 16 दूनी 32 आंसर, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है, आप ट्रिक लगा सकते हो, बस दीवार के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पकड़ो, ये वाले आने वाले और जाने वाले उन दोनों को ऐड करो चुपचाप और आंसर आ जाएगा, बस इतना सा काम है। नेक्स्ट, अब मोमेंटम पता लग गया आपको, चेंज इन मोमेंटम पता लग गया, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी देख लेते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो भी फोर्स एक्सटर्नल लग रही है। तो एक्चुअली में ये F इज इक्वल टू dp/dt ही बचता है इन SI यूनिट्स, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो अब आपको पता है P की वैल्यू क्या होती है, तो देखो डी ऑफ M इंटू वी, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, M को ऐसे रहने देते हैं dv/dt प्लस V को ऐसे रहने देते हैं dm/dt। तो देखो दो फॉर्मूले आ गए। अब ये बन गया आपका कंप्लीट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या करना है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन बन गया। अब इसमें देखो दो केसेस हैं, पहला केस, दूसरा केस। पहला केस है व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट,
तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी फिर, ज़ीरो, है ना। तो ये फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला पार्ट ज़ीरो हो गया तो क्या बचा, फोर्स बच गई वी डी एम बाय डी टी। इसको थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट मतलब धक्का लगाती है हर बार, ठीक है। दूसरा, इफ एम इज कांस्टेंट तो वो दूसरा केस है, तो उस केस में डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, है ना, चेंज इन, फिर एम ज़ीरो ही हुआ अगर कांस्टेंट है तो। उस केस में एफ आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम चेंज नहीं हो रहा है इंटू डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी विच इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन। और हमें लगता है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बट ये नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। उसका स्पेशल केस होता है एफ इज इक्वल टू एम है, ठीक है। चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम थ्रस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओह, पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बता ही देता हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसान है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जो आपको ऊपर लिखा है, मैं बता देता हूँ कौन सा होता है वो। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, वो आपको याद भी होगा, ठीक है। बस हमने देखना है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो क्या होता है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर आपने याद रखना है, कई बार इसका भी क्वेश्चन होता है। पहला, एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से जो फोर्सेज हैं, जो भी फोर्सेज लग रही हैं, जैसे मैं दो बना ही देता हूँ यहाँ पे, एक पार्टिकल और एक पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। तो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, F12, सेकंड पे क्या लगेगी, F21, है ना। तो यहाँ वही लिखा है कि फोर्सेस मस्ट बी इक्वल, फोर्सेस दोनों इक्वल होंगी, फर्स्ट केस। सेकंड, अपोजिट होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी मतलब। तो देखो आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल का मतलब हो गया F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा F21 के, ठीक है। सिमिलरली अपोजिट का मतलब यही हो गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो देखो वेक्टर वाइज मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया। थर्ड, अच्छा चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, यहाँ जगह रख दी मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये देखो ये ऑब्जेक्ट, तो इस पे फोर्स लगा देते हैं, ये देखो एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स इधर लग रही है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। पर गड़बड़ बस इतनी सी कि ये है ही नहीं। क्यों नहीं है, तो वो अगली लाइन है। लाइन ये है कि ऑन सेम लाइन होनी चाहिए, जो फोर्सेस लग रही हैं वो सेम लाइन पे लगनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ठीक है, कुछ और बना लेते हैं। अब देखो ये है एक फोर्स नॉर्मल, और ये है, ये आपको बनानी आती होगी नॉर्मल, और ये नीचे की तरफ है एम जी। दोनों बराबर हैं क्योंकि ये रुका हुआ है एक ग्राउंड पे। तो देखो इक्वल एंड अपोजिट है, सेम लाइन पे भी है ना। तो मतलब ये भी लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो कर रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ ये, है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए अगले दो पॉइंट्स हैं। चौथा पॉइंट ये है कि सेम टाइप की फोर्स होनी चाहिए, पहली बात। मतलब अगर ग्रेविटी लग रही है तो ग्रेविटी होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ फोर्स, और डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे लगनी चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट लाइन और लिखवा देता हूँ, सेम टाइम पे लगनी चाहिए, मतलब साइमल्टेनियसली। तो ये छह चीजें होंगी तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसका भी बता ही देता हूँ। ये है अर्थ, अर्थ के ऊपर एक पार्टिकल है यहाँ पे, जिसका मास है m, तो उसका mg लगेगा उसके ऊपर इस तरफ को, और इसका एक्शन रिएक्शन पेयर होगा अंदर
सेंटर पे लगेगा ऊपर की तरफ को mg, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर इसका हो गया। और नॉर्मल आगे बताता हूँ आपको। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ये 6 वैलिड होंगे तो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमारे पास फोर्सेस तो वैसे बड़ी सारी हैं, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन हमने अलग अलग तरीके से कर दी हुई है। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है, ठीक है। तो आपको पता होंगी वैसे तो हम वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। वो 4 होती है। हमें अभी जो डिस्कस करना है वो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो पहली क्लासिफिकेशन आ गई आपके पास जो हमारे काम की अभी, वो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं इनको। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होती हैं वो होती हैं कॉन्टैक्ट लगने पर ही आती हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, अभी आगे आपको बताता हूँ। टेंशन होगी जो रस्सी में होती है, स्प्रिंग फोर्स होगी, ऑब्वियसली स्प्रिंग कब लगाएगा, जब स्प्रिंग लगा होगा, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट तो आएगा। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, रस्सी मतलब टेंशन, वहाँ ये आती है ना। तो ऐसे ही जो कॉन्टैक्ट आने पर आती हैं जैसे फ्रिक्शन, तो ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नेक्स्ट वन इज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स में क्या होता है, जो कि बिना कॉन्टैक्ट के भी लग जाती हैं, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ये सब बिना कॉन्टैक्ट के भी आ जाती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस वो भी दूर से रिपेल कर जाती हैं ना मैग्नेट मैग्नेट को, तो मैग्नेटिक भी आ जाएगी। वैसे मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही आ जाती है, ठीक है। तो ये फोर्सेस होती हैं। अब हमने जो पढ़नी है वो है ये ऊपर वाली, ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है अभी। ग्रेविटेशन अलग से चैप्टर है, ईएम वेव्स अगले साल आ जाएंगी आपको, और मैग्नेटिक भी अगले साल ही आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल। देखो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सबसे पहले तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है ऐसे तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं। अच्छा ये जितने भी है ना कॉन्टैक्ट फोर्सेज, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का टाइप होती हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट आने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आती हैं इनके बीच में वो, ठीक है। फील्ड वाली फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन में क्या करना होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो जहां ये कांटेक्ट कर रही है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट सरफेस के 90 डिग्री ऊपर और नीचे की तरफ एक फोर्स होती है जो इक्वल एंड अपोजिट होगी। पहली बात है जितने भी फोर्सेस मैंने लिखी हैं वो सब एक्शन रिएक्शन पेयर में वैलिड होती हैं और आती हैं, ठीक है। जैसे देखो ये कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ लग गया, कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर और नीचे एक फोर्स होती है वो। अब ये लगती कैसे, एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं। ये ग्राउंड के पार्टिकल यहाँ लगाएंगे, ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक के पार्टिकल लगाएंगे, और हम इसका ओवरऑल एक रिजल्टेंट लेते हैं, नीचे की तरफ नॉर्मल और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल। ये आता है नॉर्मल आपका। पर ग्राउंड कंसीडर नहीं करते हम, ग्राउंड तो देख ही नहीं रहे, हम ब्लॉक को देख रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब देखो सब जगह नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना आना चाहिए। ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस आ गया, इसके ऊपर की तरफ को नॉर्मल और इसके नीचे की तरफ को नॉर्मल। तो इसका मतलब हमें ग्राउंड पे तो बनाना नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल आ जाएगा इस तरफ को। अच्छा एफ बी डी नाम की भी एक चीज़ होती है, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं उसको, एफ बी डी, हो सकता है आगे आ जाए, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये भी आपको सुना सुना सा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि इस बॉडी को ऐसे हवा में उठा दो, ठीक है, और इसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही सारी ड्रॉ कर दो। एक और फोर्स लगती ग्रेविटी, एम जी, मतलब इसका वेट, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ को लगाना है, ये नीचे की तरफ को आपने हमेशा ग्राउंड मानना है, ठीक है, तो उसी तरफ लगा देना है। अगला देखो, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है, यहाँ पे, तो इसके 90 डिग्री इस तरफ और इस तरफ। लेकिन हमने इस पे क्या बनाना है, हमने सिर्फ एक ही बनानी है, ये वाली। ग्राउंड को इग्नोर कर दो, फ्लोर को इग्नोर कर दो, वॉल को भी इग्नोर कर दो, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है इसलिए नॉर्मल ऐसे और ऐसे लगेगा, ठीक है। ग्राउंड वाला इग्नोर कर दिया हमने, इसको छोड़ो परे। इसका खुद का एम भी होगा, वो नीचे होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लिखना है
और एम जी यहाँ लिखना है। तो नॉर्मल हमेशा ना धक्का मारता है। देखो जिस भी बॉडी पे आप उसका नॉर्मल बना रहे हो वो बाहर की तरफ को ही है, सरफेस से दूर की तरफ। अगला देखो, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल यहाँ होगा, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉर्मल यहाँ होगा, और यहाँ है होगा एम जी नीचे की तरफ। ठीक है, तो बना देता हूँ मैं इसको। तो ये भी आपको समझ आ गया, क्योंकि कॉन्टैक्ट यहाँ पे है इसलिए नॉर्मल इस तरफ आ जाएगा, ये वाला नॉर्मल इस तरफ आ जाएगा, नॉर्मल 2, नॉर्मल 1, और इसका वेट भी बना ही देते हैं हम, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी। ये बन गया। नेक्स्ट, और भी हैं कुछ डायग्राम्स। फिर से कॉन्टैक्ट सरफेस एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो आ गए ना, तो अब आपको दो लगाने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये थीटा एक जैसा ले लिया, इस थीटा की जगह मैं अल्फा लिख देता हूँ। तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आप ऐसे लगा दोगे, दिस इज N1, मतलब फर्स्ट सरफेस है, और इसकी सेकंड सरफेस की वजह से ये है सेकंड सरफेस, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, इसके 90 डिग्री ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम एफ बना रहे हैं, अच्छा ये N2 आ गया, तो वेट भी आएगा इसका, तो वेट नीचे की तरफ आ जाएगा। वेट हमेशा नीचे की तरफ लगा देना आपने बिना सोचे। ये लो एम जी। ठीक है, तो ये सब कुछ लग गया। अगले में भी देख लो। अब अगले में एक रस्सी नाम की भी एक चीज़ है। रस्सी की वजह से ना टेंशन लगती है, तो टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, वेट लगेगा नीचे की तरफ। ये इसका एफ बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस इस तरफ है तो नॉर्मल इससे 90 डिग्री परे की तरफ होगा, तो यहाँ लग गया नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल। तो ऐसे एफ बनाते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम आगे। पर उससे पहले टेंशन भी देख लो। अब आती है टेंशन। टेंशन तब आती है जब रस्सी हो। ठीक है, तो रस्सी, एक रस्सी है, देखो यहां से लेके यहां तक एक ही रस्सी है ना, तो टेंशन भी एक होगी, एक रस्सी एक टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन। यहां मान लेते हैं कि ऐसे चलेगी रस्सी, तो एक टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन, एक रस्सी एक टेंशन। जब रस्सियां दो हो जाएंगी तो दो टेंशन आ जाएंगी अलग अलग। अभी के लिए मैं शो कर देता हूँ। आपने एरो कैसे लगाना है, आपने लगाना है, आपने देखना बॉक्स कहाँ है, ये बॉक्स है, नहीं सॉरी बॉक्स तो क्या ही देखना, एक ही बात है वैसे तो। ये रस्सी दिख रही है आपको, रस्सी की एंडिंग देखनी कहाँ है। जैसे इस रस्सी की स्टार्टिंग यहाँ से और एंडिंग यहाँ पे। स्टार्टिंग में रस्सी दीवार को खींचेगी ऐसे, चाहे ये जहाँ भी चल रहे हो, लेकिन वो खींचेगी अंदर की तरफ को। तो आपने ना एरो जो होता है वो रस्सी की तरफ को लगाना होता है। तो मतलब अगर यहाँ लगाना है फर्स्ट पे तो टेंशन ऊपर की तरफ आएगी। इसका खुद का एम भी होगा तो एम नीचे आ जाएगा। बस हो गया, क्योंकि ये रुके हुए हैं तो टेंशन इज इक्वल टू एम। यही टेंशन यहाँ भी फील होगी, तो सेम टेंशन फील होगी यहाँ पे। लगे पता। ऐसे ही अब इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक के साथ रस्सी कहाँ लगी, राइट साइड को, तो एरो राइट साइड को। इस ब्लॉक के साथ रस्सी कहाँ लगी है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड को एरो, मतलब रस्सी की डायरेक्शन में फोर्स। तो यहाँ देखो, यहाँ रस्सी ये वाली है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये रस्सी है, तो टेंशन यहाँ से इस तरफ को, रस्सी की तरफ को टेंशन, रस्सी की तरफ को टेंशन। अगर ये यहाँ से कुछ और बन गया तो, जैसे मान लो तो रस्सी के यहाँ टेंशन, ये टेंशन ये टेंशन, और ये मान लो कनेक्टेड है, तो ये इसकी तरह बनेगा, पर फर्स्ट वाले की तरह। तो यहाँ टेंशन यहाँ टेंशन। ठीक है, तो ऐसे करके बनाते हैं। तो टेंशन हमेशा, मतलब रस्सी हमेशा खींचेगी, तो रस्सी हमेशा खींच रही है, देखो कहीं पे भी ये रस्सी धक्का नहीं मार रही है, रस्सी की तरफ को एरो लगाना होता है। ठीक है, बॉडी के पास। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं पुली पे। पुली का काम होता है काम आसान करना। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पुली लगी हुई है ना, यहाँ लगी, यहाँ भी लगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसको भी हटा देते हैं, और ये। अब देखो पुली का काम क्या होता है। पुली का काम होता है फोर्स को या वेलोसिटी को या डिस्प्लेसमेंट को एज इट इज ट्रांसफर करवा देना अगली तरफ। ठीक है, रस्सी का काम जो होता है वो पुली कर देती है आसान। ठीक है, रस्सी का काम क्या था, रस्सी को मैंने फोर्स लगाई, मान लो मैंने रस्सी को नीचे की तरफ फोर्स लगा दी 50 न्यूटन। ओके, तो ये रस्सी ना अपने
ऊपर वाले पार्टिकल्स को भी नीचे खींचेगी और खींचेगी और खींचेगी, ऊपर वाले पार्टिकल इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो ऐसे ना एक्शन रिएक्शन पेयर लगता रहता है। तो होगा क्या कि हमें तो ये देखना था ना 50 न्यूटन किस तरफ लगी, तो 50 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है 50 न्यूटन। ऐसे ही ये वाली रस्सी ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी वेलोसिटी से आ सकती है, किसी एक्सलरेशन से आ सकती है, उससे हमें अभी मतलब नहीं, हम बस देख रहे हैं कि एरो कैसे लगाने हैं और ये रस्सी क्या करती है। तो ये जो 50 न्यूटन मैंने नीचे की तरफ लगाई है, वो सेम फील होगी यहाँ अगर कोई ब्लॉक लगा होगा तो उसको ये 50 न्यूटन ऊपर की तरफ फील होगी। तो देखो, अब मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता था इसलिए मैंने रस्सी घुमा के लगाई, लेकिन फोर्स में कोई कमी नहीं आई। समझ गए? तो वैसे होता है। और यहाँ यहाँ पे भी पुली क्या करेगी, जैसे इसमें देखो, इस वाले में मान लो यहाँ ब्लॉक लगे और मैं इस रस्सी को ऊपर खींच रहा हूँ 50 न्यूटन से, तो ये 50 न्यूटन एज इट इज इस ब्लॉक के पास पहुंच जाएगी, मतलब रस्सी से ट्रेवल होके बिल्कुल एज इट इज फोर्स। ये पुली का काम होता है। ठीक है, अभी हमें जो देखना है फॉर्मूला, वो इसी से रिलेटेड होता है कुछ। देखो, जैसे कि करना ये है कि अगर रस्सी का ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसका मतलब पुली भी तो नीचे आ रही होगी, यही मतलब होता है। अदरवाइज क्या होगा, देखो, मैंने रस्सी के लेफ्ट साइड को नीचे खींचा तो रस्सी की राइट साइड ऊपर चल जाएगी, अगर ये पुली रुकी हुई है तो। यही काम हुआ पुली का, डिस्प्लेसमेंट ही तो ट्रांसफर करनी थी। लेकिन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कोई हो रही है, इसका मतलब पुली नीचे आ रही है, पुली अटैच नहीं गई। तो जो पुली का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, एक्स ऑफ पुली इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बोथ डिस्प्लेसमेंट्स। ये वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म याद रहेगा, ऐसे ही चलेगा। सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। सेम वही, इसकी वेलोसिटी नीचे को v1 है, इसकी वेलोसिटी नीचे को v2 है, तो पुली भी नीचे ही आएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। अब देखो, एक और फॉर्मूला होता है जो फोर्स का होता है, ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आते हैं अगर डबल पुली वाले क्वेश्चन करने हो तो। ठीक है, सिंगल पुली वाले तो चलो ऐसे ही हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ ब्लॉक लगे हैं तो रस्सी लगी होगी। ठीक है, तो ये रस्सी पे फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो रस्सी क्या करती है, खींचती है, तो नीचे को फोर्स लगेगी, ये भी नीचे को लगेगी। तो इसको रोक के रखने के लिए, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनाने के लिए ऊपर फोर्स लगनी चाहिए 2t, 2t फोर्स लगनी चाहिए ऊपर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। अब ज़रूरी नहीं है ना कि टेंशन ऐसे ही लगे हमेशा, हो सकता है ये रस्सी है, सॉरी ये पुली है और फोर्स इस तरफ लग रही हो, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, हो सकता है। इसका मतलब फिर टेंशन यहाँ लगेगी टी और टी, तो रिजल्टेंट बनेगा इस तरफ, क्योंकि टेंशन इज ए फोर्स विच इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना होता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 का स्क्वायर, और t अच्छी बात है कि सेम होंगे, तो t का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 2t1 t2 विच इज t स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अभी के लिए वो 90 डिग्री था, तो आपको रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इसलिए कोस जीरो गायब हो गया, इसलिए आंसर बचता है सिर्फ 2t इज इक्वल टू, मतलब ऊपर उसको मैं t डैश लिख देता हूँ, तो यहाँ बचता है t डैश इज इक्वल टू डबल ऑफ t, डायरेक्ट ऐड हो। ठीक है, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यहाँ वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो डायरेक्ट पाइथागोरस लग सकती है, तो आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ टी, अगर 90 डिग्री पे है तो देखो दो फोर्सेस 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ सिंपल होते हैं, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्वेश्चन ये होता है अभी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ये होगा कि आपको ना एक्सलरेशन निकालनी है और साथ में क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मान लेता हूँ कि ये है 5 kg, ये है 3 kg, ये है 2 kg। ठीक है, आपको इनके जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उनके बीच में नॉर्मल निकालना है, दिस इज n1 n2, तो आपको n1 n2 दोनों फाइंड करने हैं।
फोर्स लग रही है 100 न्यूटन। तो देखो, करने का तरीका बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये मूव किस तरफ कर रहा है। तो आपको पता लग गया कि इस तरफ को मूव कर रहा है या फिर इस तरफ को मूव कर रहा हो सकता है। तो सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन ढूंढना है, ठीक है। तो पहला स्टेप है लाइन ऑफ मोशन ढूंढना। लाइन ऑफ मोशन के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं वो सब ड्रॉ कर देने। फोर्सेस ड्रॉ, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगा देना, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये तो पता ही है हमें, एफ इजिकल टू एम में होता है, तो ए निकाल दिया। एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो उसके बाद आपको एफ बी डी बनाना है किसी एक ब्लॉक का। किसी भी ब्लॉक का एक एफ बी डी बना देना और वहां से नॉर्मल आ जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें लाइन ऑफ मोशन ढूंढना है। देखो ये लाइन ऑफ मोशन है, दिख रहा है। फिर हमें एक्सलरेशन निकालनी है। तो पहले क्या करना है आपने ना, इस पूरे बॉक्स को सिंगल बॉक्स मान के चलना है ऐसे। ये देखो बन गया सिंगल बॉक्स। और पूरा मास कितना है इसका, 10 kg। हर बार आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको एक सिंगल ब्लॉक मान के चलना है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस तरफ को और सारे इकट्ठे चलेंगे, ये तो पता लग गया। तो इसका मतलब सबकी एक्सलरेशन सेम ही होने वाली है, वो हमें निकालनी है। तो वो यहाँ से निकलेगी। एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स। अभी नेट फोर्स सिर्फ एक ही साइड को है, दूसरी साइड को होगी तो माइनस वगैरह करके आपको पता है नेट फोर्स निकालना। 100 डिवाइडेड बाई 10, देखो कितना आ गया, 10। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सलरेशन। लो, आधा काम तो हो गया, बस इतना सा काम था। अब देखो, अब इसके बाद नॉर्मल निकालना थोड़ा सा एक दो स्टेप ज़्यादा होते हैं। क्या करना होता है, आपको N1 दिख रहा है, कहाँ लगाया हमने, यहाँ पे। तो मतलब इस सरफेस की बात हो रही है। इस सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा, ऑब्वियसली इसके 90 डिग्री इस तरफ और इस तरफ होगा ना। तो उनका नाम हमें दे देना है। याद रखना, एक्सलरेशन निकालने के बाद नाम देने हैं आपने, ठीक है। एक्सलरेशन निकाल ली। अब मैंने लिख दिया N1 इस तरफ को और यहाँ लिख दिया N1 इस तरफ को। ऐसे ही N2 इस तरफ को और N2 एक इस तरफ को। ये 5 kg का था, ये 3 का था, ये 2 का था, ठीक है। आगे, अब आपने किसी एक डब्बे को उठा के यहाँ बना देना है। देखो मैं तीनों बना के दिखा देता हूँ अभी के लिए। ये है पहला डब्बा जिसका मास है 5 kg। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ छोटा सा। याद रखना, आपको एक्सलरेशन ऊपर शो करनी है ऐसे। राइट साइड को है तो राइट साइड को शो कर दो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद यूनिट्स। अब आपको देखना है कि इस डब्बे पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। तो पहले आपको दिख रहा है 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो इसको आपने राइट साइड लगा देना है, एफ बनाना है हमने, ठीक है। और एक दिख रही है N1। N1 किस तरफ को दिख रही है, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड बना दो। तो बना देता हूँ मैं। ये बन गया आपके पास फोर्सेज 100 न्यूटन और लेफ्ट साइड को फोर्स लगी N1। अब इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लिखना। इक्वेशन का फॉर्मूला फिर से वही है, F इज इक्वल टू M इंटू ए। लेकिन अब ये एक डब्बे के लिए, पहले तो हमने पूरे के लिए निकाला था ना एक्सप्रेशन, अब ये एक डब्बे के लिए लगाना है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। ये फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, 5 kg वाला जो है। तो ये किस तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। इसका मतलब 100 बड़ी होगी फोर्स और N1 छोटी हुई होगी, तभी जा रहा है बेचारा। तो इसका मतलब आपको इक्वेशन लिखना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। नेट फोर्स कौन सी लग रही है, एक और दो, दो ही लग रही है ना, तो दोनों लिख दो। लेकिन 100 बड़ी है और N1 छोटा है ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि राइट साइड जा रहा है वो। इसका मास है 5 और इसकी एक्सलेशन है 10। तो देखो N1 कितना आ गया, मेरे ख्याल से 50 न्यूटन आ जाएगा आंसर। बस इतना सा काम था। अब पकड़ो लास्ट वाला ब्लॉक। तो आपने हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट पकड़ना है हर बार। अब देखो लास्ट ब्लॉक को, लास्ट ब्लॉक पे बस एक ही फोर्स लग रही है N2, वो भी राइट साइड को। तो आपने इस पे राइट साइड को एक फोर्स लगा देनी, विच इज N2। और आपको एक्सलरेशन भी लगानी है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लगा दो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। इस पे एक ही फोर्स लग रही है, वही नेट फोर्स है N2। N2 इज इक्वल टू मास इज दो, दो था ना इसका मास, 2 इंटू
10 विच इज़ 20 न्यूटन। लो N2 भी आ गया, N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। नहीं पता चला है तो दोबारा से देखो, ठीक है। अब मैं बीच वाली ब्लॉक की भी डायग्राम लिख बना के एफ बना के इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास N1 N2 सब कुछ आ गया, ठीक है। देखो तो बीच वाला ब्लॉक है 3 kg का, उस पर राइट साइड को कौन सी फोर्स लग रही है? तो अगर आप ध्यान से देखो इस डब्बे को, सिर्फ इसको देखना है, बाकियों को नहीं देखना है। इस पर राइट साइड को कौन सी फोर्स लग रही है? N1, और लेफ्ट साइड को N2। तो लगा दो, लेफ्ट साइड को N2, राइट साइड को N1। लेकिन एक्सलरेशन कहाँ है इसकी? राइट साइड। एक फोर्स से तीनों इकट्ठे चल रहे हैं ना, तो सेम एक्सलरेशन होगी, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी थी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली किस तरफ को जा रहे हैं? राइट साइड। तो N1 बड़ा है माइनस N2 छोटा है इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सलरेशन। ये इक्वेशन बन गई। इसमें से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए ताकि आप दूसरी निकाल सको। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट डब्बा यूज करना आपने, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। मैं फिर से वही ले लेता हूँ, 5, 3 और 2। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। मान लो ये 100 न्यूटन लग रही है और यहाँ ले लेते हैं हम 20 न्यूटन। तो याद है ना आपको स्टेप्स? सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन ढूंढो। अगर ये चलते हैं तो किस तरफ जाएंगे? ऑब्वियसली जिस तरफ बड़ी फोर्स है इसी तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब एक्सलरेशन आएगी इस तरफ। कितनी आएगी वो आपको पता लग गया होगा। एक्सलरेशन इज नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना? 10, विच इज कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलरेशन का काम खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या करते थे? एफ बनाने हैं आपको? नहीं, उससे पहले नॉर्मल शो करना है ना। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल बना बताओ कितने हैं ना। अब नॉर्मल लगा देते हैं हम। तो एक नॉर्मल लगेगा यहाँ पे N1, N1। दूसरा दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ है तो N2, N2। ये हर बार ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना था? किसी एक डब्बे का एफ सॉरी किसी एक का नहीं, N1 N2 निकालने के लिए हमें फर्स्ट एंड लास्ट डब्बे को यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो ज़रा फर्स्ट बॉक्स को देखो। फर्स्ट बॉक्स पे कौन सी फोर्स लग रही है? 100 न्यूटन। राइट साइड को? तो राइट साइड को लगानी पड़ेगी हमें। तो ये लगा दी मैंने राइट साइड को 100 न्यूटन। इसकी एक्सलरेशन है इस तरफ को 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्क्वायर राइट साइड को ही है। लेफ्ट साइड को कौन सी फोर्स लग रही है? देखो ज़रा इसको ध्यान से। N1। तो लगा दो N1। दिस इज योर N1। फिर उसके बाद फॉर्मूला लिख दो। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। अब इस पे अब ये सिंगल डब्बे के लिए लगा रहे हैं, तो ये 5 kg का ब्लॉक है, इसके लिए लगाना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि ये राइट साइड जा रहे हैं, इसका मतलब 100 बड़ा होगा। 100 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इज 5, 8 एक्सलरेशन है। तो देखो N1 आ गया मेरे ख्याल से 100 माइनस ये 40 होगा, तो 60 आ जाएगा। 60 न्यूटन आंसर। N1 आ गया। अब लास्ट ब्लॉक देखो, ये सबसे आसान तरीका है। लास्ट ब्लॉक पकड़ो और फर्स्ट ब्लॉक पकड़ो, काम खत्म। अब देखो लास्ट ब्लॉक, इसको देखो, इसके ऊपर अब दो फोर्सेस लग रही हैं, दिख रही हैं आपको? ये सिर्फ इसको देखो, बाकी ब्लॉक्स नहीं देखने। इस पर राइट साइड को लग रही है N2 और लेफ्ट साइड को लग रही है 20। याद रखना, जो जिससे कॉन्टेक्ट में आ रही है वही फोर्स उसके ऊपर लग रही है, ठीक है, इंडिविजुअली। तो अब हमारे ब्लॉक पे कितनी लग रही है? लेफ्ट साइड को 20 और राइट साइड को N2, ये फोर्स लग रही है। एक्सलरेशन किस तरफ है? एक्सलरेशन है राइट साइड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो करना क्या है? करना ये है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलरेशन लिखना है। क्योंकि ये राइट साइड को जा रहे हैं, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? N2। N2 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू 8, कितना हो गया? 16। तो N2 इज इक्वल टू 20 प्लस 16, कितना हो जाएगा? 36 न्यूटन। तो देखो N2 आ गया 36 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये पूछा हो सकता है
कि 3 kg 2 kg पे कितनी फोर्स लगा रहा है, या 2 kg 3 kg पे कितना रिएक्शन लगा रहा है, ऐसा कुछ है ना। मतलब घूम फिर के वो पूछेंगे कि ये फोर्स बताओ, यहाँ फोर्स बताओ कितनी है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, अब सेम चीज यहां भी करनी है, जो आपने पहले किया था अभी भी वही करना है, बस मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब इसको ले लेता हूँ 4 3 2, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये जो फोर्स लग रही है इस पे वो लग रही है 150 न्यूटन। तो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले निकाल लो फटाफट एक्सेलरेशन, आपको पता है ये राइट साइड ही जाने वाले हैं, तो नेट फोर्स इज 150 डिवाइडेड बाय टोटल मास। 4 ते 3 7 ते 2 9 9। अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, इतना सा काम हो गया। उसके बाद अब रस्सी लगी है तो टेंशन होगी। अब आपको पता है टेंशन कैसे लगती है, टेंशन लगती है बॉक्स से दूर। बॉक्स से दूर एक रस्सी एक टेंशन, T1 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा T2 और यहाँ भी आएगा T2। सब कुछ ठीक है। अब वही, फिर से वही चीज़, कोई भी एक ब्लॉक बना लो पहले तो लेफ्ट या तो लेफ्ट हैंड का बनाओ या राइट हैंड का, सबसे दूर का, मतलब जो बाहर वाले हैं ना। तो आपको पता है इसका जो मास है वो 4 है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, T1 राइट साइड को। तो T1 लग रही है राइट साइड को, और एक्सलरेशन इन सब की इसी तरफ को है, राइट साइड को, क्योंकि एक ही तो फोर्स है, तो कुछ ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। 150/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन। तो इक्वेशन लिख दो। थोड़ा अजीब है, ऐसे अजीब अजीब भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इस तरफ को है, विच इज़ 150/9। तो आपको हमेशा ना एफ बी डी ऐसे बना लेना है, याद रखना एक्सलरेशन ऊपर हवा में लगाया करो, ताकि आपको याद रहे कि क्या है। सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन विच इज़ 150/9। बस तो यही आंसर होगा। इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताया था, लास्ट डब्बा। लास्ट डब्बा उठा लो, कितने केजी का, 2 kg का। अब 2 kg का डब्बा है और उसके ऊपर देखो फोर्सेस कितनी लग रही है, एक तो लग रही है 150 लग रही है राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को कितनी लग रही है, T2, जो कि दिख ही रही है। एक्सलरेशन का है राइट साइड को, 150/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमेशा ऐसे ही बनाना है। अब आपको पता है राइट साइड को एक्सलरेशन है, इसका मतलब 150 बड़ा होगा और T2 छोटा होगा, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। लो जी, तो T2 इज इक्वल टू, जैसे ही आप करोगे 150 माइनस समथिंग, तो ये माइनस होके कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी। तो देखो 150 माइनस, ये इस तरफ गया माइनस होगा, T2 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 150 माइनस 300/9। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, दैट इज योर आंसर। तो देखो T1 T2 आ गए कितने आसानी से। ठीक है, अगला देखो। तो मेरे ख्याल से अब आपको करने आ गया, मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 200 न्यूटन, यहाँ लिख देता हूँ 120 न्यूटन। 120 नहीं, 120 ज़्यादा हो जाएगी ना, चलो 110 कर देते हैं, ये भी ज़्यादा ही है वैसे तो। फिर से वैल्यूज 4 3 2। ओके, अब देखो ज़्यादा फोर्स कहाँ लग रही है, राइट साइड की लेफ्ट साइड। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब इन सब की एक्सलेशन कहाँ होगी, लेफ्ट साइड। और होगी कितनी, आपको पता है नेट फोर्स कितनी है, देखो 200 माइनस 110 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज 9 इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, 200 माइनस 110, अच्छा 90 आ गया, वेरी गुड। 90/9 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, आ गई एक्सलेशन। अब क्या करना है, एक रस्सी एक टेंशन, दूसरी रस्सी दूसरी टेंशन। ठीक है, T1 T2 निकालने के लिए आपको याद है ना क्या करना था, एफ बनाना है। लेफ्ट साइड पे इस पे फोर्स लग रही है 200, राइट साइड पे इस पे फोर्स लग रहा है T1, और ये खुद जा रहे हैं लेफ्ट साइड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक्सलरेशन से। तो इक्वेशन क्या लिखोगे,
क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसका मतलब 200 बड़ा होगा माइनस T1 छोटा होगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 4 इंटू 10 40। तो मेरे ख्याल से T1 आ जाएगा 200 माइनस 40 160 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली 2 kg वाला ब्लॉक भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये है 2 kg का ब्लॉक, इस पर राइट साइड को एक फोर्स लग रही है 110 न्यूटन की, लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है T2। ठीक है सब कुछ। और ये जा कहाँ रहा है, ये जा रहा है लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोर्स उसी तरफ है विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है इसका मतलब T2 बड़ा हुआ माइनस 110 इज इक्वल टू इसका मास और इसी की एक्सलरेशन। तो इसका मतलब T2 कितना हो गया देखो, 110 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 और 10 30 130 न्यूटन आंसर। तो देखो कितनी आसानी से निकलाते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या करना है, स्टेप्स अभी भी वही हैं, पहले आपको लाइन ऑफ मोशन ढूंढना है। मैं अभी के लिए इन सब का मास ले लेता हूँ 10 और 10। ठीक है, ये पुली लगी है बीच में, पुली का काम क्या होता था, ट्रांसफर करना है ऐसे। ठीक है, तो पहले ये पकड़े हुए थे ऐसे करके, जैसे रिलीज करेंगे तो ये कहीं ना कहीं भागेंगे। ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा इसको लेके, या फिर ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा इसको लेके। तो स्टेप्स याद रखने हैं आपने। सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन ढूंढो। देखो लाइन ऑफ मोशन मिल गया, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, है ना, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो स्लाइड से नीचे को आएगा या स्लाइड से ऊपर को जाएंगे, दोनों जने। तो पहले लाइन ऑफ मोशन मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्सेस ड्रॉ करनी है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ओनली। अभी के लिए उतनी सी ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ एंगल दे देता हूँ 37 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लगता है नीचे की तरफ mg, आपको कंपोनेंट करने आते होंगे, ये 10 है तो mg आएगा 10 इंटू 10 100। और यहाँ लगता है एंगल 37, ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन लिखा है ना वो यहाँ लगता है 37। तो 100 यहाँ है, मैं यहाँ बना देता हूँ साइड में। तो ये आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके एंगल और ट्रायंगल वाले में देख लेना। ठीक है, जैसे ये है 10 kg का, तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो वेट होगा इसका 100 न्यूटन। ओके, अब जो इंक्लाइंड यहाँ पे एंगल बन रहा था ना, वो एंगल ना यहाँ आ जाता है इधर, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा सॉल्व करके आ जाता है। तो मैं ये थीटा डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो ये लग गया थीटा। ठीक है, अच्छी बात ये कि ये 37 डिग्री दिया हुआ है, तो 37 डिग्री दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था 100 के दो पार्ट क्या होंगे कंपोनेंट। अगर 37 या 53 में से कोई एंगल दिया होगा तब की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो 100 के होंगे 60 और 80। ठीक है, फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि छोटे एंगल के साथ बड़ी वाली साइड आती है, मतलब बड़ी वाली वैल्यू आती है विच इज़ 80। तो इस तरफ क्या आएगा 60, लगे पता। तो ये बन गया आपका एफ वी डी। नहीं समझ आया तो आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब इस तरफ को कितना आने वाला है 60। तो ये अब आपने याद रखना है। अगर आपको याद नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ आता है एम जी साइन थीटा, याद रहेगा। और इस तरफ आता है एम जी कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ 37 है। अगर आपने वैसे निकालना है तो आप वैसे निकाल लेना। ये देखो 37 डिग्री 3 4 5, तो कोस 37 आपने यहाँ से निकाल लेना है, वरना फिर से ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल एंगल वाली वीडियो देख लेनी है आपने। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है। तो हमें जिसकी ज़रूरत थी वो थी ये। तो यहाँ 10 sin 37 आना था विच इज़ 10 sin नहीं, सॉरी 100 sin आना था ना, गलत बोल दिया होगा तो मैं वो इक्वेशन लिख रहा था। तो 10 मतलब m, g मतलब 10, तो 100 हो गया। 100 sin 37 विच इज़ अभी अभी बना था शायद 60 बना था, तो 60 न्यूटन। यहाँ आएगा 100 न्यूटन, यहाँ तो कोई कंपनसेशन है ही नहीं। ठीक है, अब आपने इस डायग्राम को ना ऐसे बना लेना। देखो, उठाओ इसको और ऐसे लेटा के बना दो। सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही कर लेने। देखो, इसको इस तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, लेफ्ट साइड फोर्स लग रही है 60 न्यूटन, और आपको ये टेंशन फाइंड करनी है टी। अब ये तो सॉल्व करना आता ही आपको, है ना। तो हो गया काम, ये भी 10 का है
दोनों 10 के ही हैं। तो देखो कैसे करते थे इसको, आपने देख रहे हैं नेट फोर्स का है, ऑब्वियसली राइट साइड को है, तो राइट साइड को आएगी एक्सलरेशन। कितनी आएगी एक्सलरेशन? एक्सलरेशन इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 20 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड को जाएंगे, क्योंकि टेंशन निकालनी किसी भी एक डब्बे से काम चल जाएगा। ये देखो, तो मैं ये सेकंड वाला बना रहा हूँ, ये वाला डब्बा, राइट साइड को 100, लेफ्ट साइड को टी टेंशन, ये वाली टेंशन, एक्सलरेशन राइट साइड को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इसका 10। लो हो गया, क्योंकि एक्सलरेशन राइट साइड को, इसका मतलब 100 बड़ा होगा माइनस टेंशन छोटी होगी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। टी इज इक्वल टू 100 माइनस 20 80 न्यूटन। आंसर देखो, ये आपको सॉल्व करना होता है, तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया और काम बन गया, हो गया सॉल्व। अब आपने ऐसे ही करने हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला, तो इसमें आपको पता चलेगा कि लाइन ऑफ मोशन शायद ऐसे होगा नीचे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये चल पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। खींचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ इसका वेट, तो इसका एम जो भी होगा, तो अभी के लिए मैं 10 और 10 ले रहा हूँ, तो आपको 100 न्यूटन की फोर्स है वो खींच रही है, ठीक है। बस इसके अलावा इसकी लाइन ऑफ मोशन में और कोई फोर्स नहीं है सिवाय टेंशन के, तो टेंशन भी लगा ही दो चलो। तो टेंशन ऐसे लगती है ना। तो आपको क्या बताया मैंने, इसको उठा के ऐसे बना लो, देखो इस तरफ लग रही है 100 और कुछ भी नहीं लग रहा है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो आपको पता है एक्सलेशन कितनी आ जाएगी, राइट साइड को आएगी ऑब्वियसली, एक्सलरेशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो मेरे ख्याल से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना आसान होता है, बिल्कुल ऐसे निकालना है। टेंशन कोई भी एक डब्बा उठा के बना लो यहाँ पे, जैसे मैं लेफ्ट साइड बना रहा हूँ, जिसमें कम फोर्सेज हो ना वो ड्रॉ किया करो, टेंशन टी, क्योंकि इसकी एक्सलरेशन राइट साइड को है विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब फोर्स इज टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो टेंशन इज 50 न्यूटन। आंसर तो ऐसे निकालते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। और कोई देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी 10 और 10 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 37 डिग्री, इसको ले लेते हैं 53 डिग्री। आप चाहो तो ये याद ही रख लो कि अगर 37 53 होंगे और ये 10 होगा तो यहाँ नीचे कंपोनेंट बनेगा 100, ये तो आपको पता लग ही गया, ठीक है। इस तरफ एंगल आएगा ये 37 डिग्री, और आपको मैंने बोला कि अगर 100 है और 37 या 53 में से कोई भी है तो 80 और 60 ही बनेंगे कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ 37 डिग्री आएगा तो इसके साथ बड़ा वाला कंपोनेंट होगा 80 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? 60 न्यूटन। इधर स्लोप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ 80 न्यूटन बच जाएगा। कैसे बच जाएगा चलो वो भी बता देता हूँ। अच्छा, इसका काम खत्म हो गया तो इन सबको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस लाइन ऑफ मोशन में फोर्स चाहिए थी। अब देखो इसका मास कितना है, वेट कितना है, 100 न्यूटन, वही 10 इंटू 10। इस तरफ कंपोनेंट बनेगा इसका 53 डिग्री पे, जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होता है वो 53 डिग्री पे बन गया। आपको पता है 10 100 के कौन से होंगे 53 होने पे, 80 60, तो यहाँ 53 के साथ क्या होगा, छोटा, छोटा मतलब 60, तो यहाँ कौन सा बच गया, 80। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उम्मीद आप समझ चुके हो, वरना आपको फिर से 3 4 5 वाला ट्रायंगल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस तरफ आ गया 80 न्यूटन, 60 न्यूटन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको उठाओ, और मैंने आपको बोला था कि आपने इसको ऐसे बना देना, राइट साइड को फोर्स लग रही है 80 न्यूटन, लेफ्ट साइड को फोर्स लग रही है 60 न्यूटन, ये है 10, ये भी है 10। अच्छा, अच्छी बात एक और बता देता हूँ, अगर मास बराबर हो, ठीक है, तो इसका और इसका एवरेज आंसर होता है। जैसे अभी मास बराबर है, बड़ी अच्छी बात है, लेफ्ट साइड 60 है, राइट साइड 80 है, तो बीच में जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 70, इनका एवरेज देखो पीछे, क्योंकि मास बराबर है, इस तरफ 0,
इस तरफ 100 दिख रहा है ना, इस तरफ कुछ नहीं लग रही थी फोर्स, इस तरफ 100 लग रही है। 100 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 50। देखो 50 आंसर, पीछे देखो। 60 और 100, 160, 160 डिवाइडेड बाई 2 80, क्योंकि मास सेम था यहाँ भी। तो मास सेम होने पे आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप ये फाइंड कर सकते हो ना, एक्सलेशन फाइंड करनी है तो वो ऑब्वियसली 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 20 और आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें क्या करना होता है कि आपको ना एक्सलरेशन और टेंशन पूछी हो सकती है, कहीं भी पूछी हो सकती है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, हो सकता है वो रैंडम हो, लेकिन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़। जैसे कि मान लो ये है 8 kg का, और ये ले लेते हैं हम 3 kg का। तो क्वेश्चन ये है कि 8 kg की एक्सलरेशन क्या होगी। पहली बात, जब हम इनको रिलीज करेंगे तो ये 8 kg वाला ब्लॉक भारी है तो नीचे चल जाएगा, यही हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि देखो, आप अपनी मर्जी से किसी को भी मान सकते हो सकता है क्वेश्चन में पूछा हो कि 3 kg का ब्लॉक बताओ कहाँ जाएगा, तो उसकी एक्सलरेशन हम ए मान लेंगे। अगर पूछा है 8 kg का कहाँ जाएगा, तो हम 8 kg की ए मान लेंगे, किसी एक की ए माननी पड़ेगी हमें, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन बन सके, ताकि उसी एक्सलरेशन के कंपैरेटिवली हम बाकी एक्सलरेशन निकाल लें। एक और तरीका भी होता है, वो अगले बड़े क्वेश्चंस पे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 8 kg वाले की एक्सलरेशन बताओ, तो मैंने इसको ए मान लिया। रिलेशन सेम ही आएगा, अगर मैं इसको भी ए ऊपर की तरफ मानूंगा तो भी रिलेशन सेम ही होगा, ठीक है। तो देखो, इसकी एक्सलरेशन है ए नीचे की तरफ को, तो इसका मतलब ये जो पुली है वो भी ए एक्सलरेशन से नीचे आ रही होगी, ये वाली। अगर ये ए एक्सलरेशन से नीचे आ रही है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्सलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। देखो, जो मैं इस पेन से लिखता हूँ ना वो गायब हो जाता है, तो इसलिए आपने साथ साथ में लिख लेना है या बैक करके लिख लेना। तो ऐसा करके एक फॉर्मूला है ना। तो अब देखो, पुली की एक्सलरेशन तो हमें पता है ए ही है, और इस रस्सी की देखोगे तो 0 है, तो A1 को मैं 0 लिख देता हूँ। A2 की एक्सलरेशन ऑब्वियसली अब एक ही तरफ एक्सलरेशन है तो इसी तरफ आने वाली है, वो तो हमें पता लग ही गया। मेरे को बस इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो एक्सलरेशन ऑफ पुली इज ए इज इक्वल टू A1 इज 0, तो ये 0 हो गया, प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो A2 की वैल्यू आ गई 2 है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ कहीं साइड में, तो यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, एक्सलरेशन ऑफ पुली, अभी हम इस पे लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी मैं शो कर देता हूँ, आपने मिटा देना बाद में, या आपने लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो A1 की वेलोसिटी एक्सलरेशन 0 होगी क्योंकि ये अटैच्ड है यहाँ पे, है ना। तो ये तो चलेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये नीचे को जाएगा, तो A2, ये हमें A2 फाइंड करना है। तो एक्सलरेशन ऑफ पुली इज ए हमें पता लग गया, क्योंकि वो 8 kg के साथ अटैच्ड है तो वो नीचे जाएगी, पुली घूमेगी तो A1 तो कहीं जाएगा नहीं, तो वो 0 है, प्लस A2 ज़रूर मूव करेगा, वो हमें पता करना है। तो देखो A2 आ गया 2A। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका काम खत्म, ये रस्सी नीचे की तरफ आएगी 2A से, ठीक है। तो देखो, अब ये 2A से नीचे आ रही है, ये पुली, अब पुली की एक्सलरेशन 0 है क्योंकि ये अटैच्ड है यहाँ पे, तो ये तो चलेगी नहीं। तो अब हमें देखना है कि ये कहाँ जाएगा, तो इसको मैं A2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये A1 है, तो दोबारा से फॉर्मूला लगाओ। अब दोबारा से जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, एक्सलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू, फिर से एवरेज A1 प्लस A2 बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पुली की एक्सलरेशन 0 है, इज इक्वल टू A1 अगर आप देखोगे तो 2A है, प्लस A2 हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो आपको पता चलेगा कि जो A2 है दैट इज़ नेगेटिव ऑफ 2A, मतलब अगर मैंने एरो नीचे को लगाया था तो ये ऊपर को जा रही होगी, तो ठीक है, अब इसका काम भी खत्म हो गया। तो जो जो एक्सलरेशन आती जा रही है वो मैं हटाते जा रहा हूँ और लगाते जा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन कहाँ लगानी, मेरे को सिर्फ डब्बों पे लगानी थी, तो मेरे को ये पता लग गया कि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगी विच इज़ 2a। ठीक है, मैंने नीचे को पॉजिटिव लिया था ना, अभी आपने देखा था यहाँ एरो नीचे को लगा था, तो नेगेटिव आया, इसका मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगी। चलो, दोनों डब्बों की एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें टेंशन देखनी है, तो टेंशन भी मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस रस्सी की टेंशन में टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस रस्सी की टेंशन टी लिख दूंगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो सब जगह टेंशन होगी। यहाँ टेंशन नीचे को, यहाँ टेंशन नीचे को, यहाँ टेंशन ऊपर को, यहाँ टेंशन ऊपर को। आपको मैंने बताया था टेंशन कैसे लगाते हैं, और रस्सी में यहाँ टेंशन नीचे को। ठीक है, तो टेक्निकली ये टेंशन्स ऐसे लगानी होती है। तो अभी हमें बस वहीं लगानी है जहाँ ज़रूरत है। तो मेरे को सिर्फ ब्लॉक्स पे ज़रूरत है, तो मैं ब्लॉक्स पे लगा देता हूँ। एक टेंशन यहाँ आ गई, सेम यही टेंशन यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ ऊपर को भी आ जाएगी, इधर को भी आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे को इस रस्सी की टेंशन चाहिए कितनी है, तो इस रस्सी में कितनी होगी, डबल ऑफ टी। ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था पहले, वही है। अब बची फोर्सेस ये वाली वेट की, तो वेट की वजह से 30 न्यूटन नीचे को, यहाँ 80 न्यूटन नीचे को। देखो आपका काम बन गया। अब क्या करना है, अब बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो जो कि बन ही गया लगभग। तो देखो 3 kg वाले को ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है टेंशन टी, नीचे की तरफ को लग रहा है 30 न्यूटन, और एक्सलरेशन है ऊपर की तरफ 2a। तो आप किसकी इक्वेशन लिख सकते हो, क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब t माइनस 30 इज इक्वल टू इसका मास और इसी की एक्सलरेशन विच इज़ 2a। ठीक है, आपको पता ना फॉर्मूला क्या था, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो बस ये आ गया, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, तो इसको लिख सकते हैं हम। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके यहाँ लिख देता हूँ, t माइनस 30 इज इक्वल टू 6a। ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। दूसरा डब्बा, दूसरा जो ब्लॉक है वो है ये जो दिख रहा है आपको 8 kg वाला। इसकी एक्सलरेशन ऊपर को है 2t, नीचे को है 80, नीचे को है एक्सलरेशन a, ये तो हमें पता ही है। इसका मास है 8। ठीक है, अब आपको इस पे लगानी है इक्वेशन, तो इस पे इक्वेशन लगाएंगे हम। तो देखो क्योंकि ये नीचे को जा रहा है, इसका मतलब 80 ज़्यादा बड़ा होगा, तो दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, 80 माइनस 2t इज इक्वल टू इसका मास और इसी की एक्सलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई 80 माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। तो ये बन गई इक्वेशन। अब आपको ये सॉल्व करनी आती है, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपके पास एक्सलरेशन और टेंशन दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन ही तो चला है, तो ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में आप चेंज करके भी लगा सकते हो। ठीक है, क्या करना है, अब आपने इसको एक्सलरेशन ए मान लेना है, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली एक्सलरेशन a/2 आएगी। आप चाहो तो करके देख सकते हो। इसको टेंशन टी मान लो, तो आपको पता चलेगा ये वाली जो एक्सलरेशन जो टेंशन है वो t/2 आएगी। ठीक है, तो दोनों हाफ हो जाएंगे। तो हमने सिचुएशन ऐसे ली थी कि दोनों डबल हो रही थी, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, अब ऐसे ही दूसरे को भी करना है सॉल्व। तो इसमें भी कुछ मासेस मान लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 10, ये 37 डिग्री, और इसको भी 10 ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरफ चलेंगे ये। ठीक है, तो हो सकता है ये इस तरफ जा रहा हो, तो मैं इसको एक्सलरेशन ए मान लेता हूँ। अगर इसको एक्सलरेशन ए मानूंगा तो ये पुली नीचे आएगी ए से, यहाँ की एक्सलरेशन 0, ये सेम ही आ गया दोनों, है ना, उसकी तरह। ए टू कितनी आई थी, डबल आई थी ना इससे, तो डबल ही आएगी अभी भी। आप चाहो तो याद ही रख लेना, अगर एक एक्सलरेशन 0 है और पुली की एक्सलरेशन ए है, तो दूसरी रस्सी की एक्सलरेशन नीचे को आएगी और आएगी 2a। ठीक है, ये भी हो गया। इसका मतलब इस पूरी रस्सी की एक्सलेशन 2a ही होगी, तो ये ऊपर जाएगा 2a से। अब देखो नीचे वेट कितना है, अच्छा जा क्यों रहा है, क्योंकि
100 kg मतलब 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, इसलिए जा रहा होगा। और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको अब सॉल्व करना आता है। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 10 का जो वेट है वो mg आएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आएगा तो यहाँ पे 37 डिग्री आएगा, यहाँ 37 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, छोटा एंगल है तो यहाँ बड़ा आएगा 80, तो यहाँ आएगा 60। लगे पता, देखो आ गया। तो ये आ गया 60। वैसे भी याद रख लेना आपने, ठीक है। इस तरफ छोटी वाली फोर्स आती है अगर एंगल छोटा है, तो स्लोप ज़्यादा होगा तो बड़ी वाली फोर्स आ जाएगी। चलो वो तो आपको पता ही है। लो सब कुछ तो हो गया, अब टेंशन बची, सॉरी, तो टेंशन भी बना ही देते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेंशन, देखो एक्सलेशन का काम खत्म हुआ, एक्सलेशन के एरो में हटा रहा हूँ, यहाँ ज़रूरत है ही नहीं। टेंशन लगेगी यहाँ पे और यहाँ पे। अगर मान लो इसको मैं टेंशन टी ले लेता हूँ, तो आपको पता नहीं यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगी हाफ हाफ। आपको याद होगा कि ये टी और ये टी प्लस करके ये वाला टी बनता है, ऐसे होता है ना। तो अभी ये टी है तो यहाँ t/2 हो जाएगा, यहाँ भी t/2 हो जाएगा। वरना मैं बता देता हूँ दोबारा से, देखो मैंने आपको बोला था कि अगर एक पुली पे रस्सी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही टेंशन टी, दूसरी भी लगा रही टेंशन टी, तो ऊपर कितनी होगी 2t। लेकिन अभी ऊपर टी है तो नीचे कितनी होगी t/2, सिंपल हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। लो सब कुछ बन गया, बस अब आपको दो इक्वेशनें लिखनी है। तो इस वाले ब्लॉक की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, क्योंकि ऊपर को जा रहा है इसलिए यहाँ t/2 होगी, तो t/2 माइनस 60 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। ये ठीक है। आप इसको अगर एक ही लाइन में न्यूमरेटर में लिखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी t माइनस 120 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40a बन गई। ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दूसरे ब्लॉक के लिए, अब इसके लिए भी लिख देते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन रही है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 100 बड़ा होगा, 100 माइनस टी, ये आ गई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 10 इंटू ए, ये आ गया। तो देखो 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10a, ये बन गई आपकी दो इक्वेशनें, ये पहली और ये दूसरी। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दोगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो वो आपको सॉल्व करनी आती है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से वही वाले एक्शन लगाने हैं, लेकिन वो बाद में लगाते हैं। उससे पहले एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। देखो सिर्फ अगर आपने एक्सलरेशन के बीच में कंपैरिजन निकालना है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो हम एक्सलरेशन मान के चलते हैं इनकी कुछ। तो एक टेंशन वाला मेथड है जो आपने यहाँ पे लगाया था ना, अभी अभी ये कहाँ लगाया था, ये वाला। जैसे यहाँ टेंशन टी मान ली, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ टी मान ली, यहाँ 2t बन गई, वगैरह वगैरह, वही वाला मेथड होता है। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ एक्सलरेशन का कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, तो देखो कैसे करना होता है। हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी है। हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूसरी रस्सी है और यहाँ से यहाँ तक तीसरी रस्सी। यहाँ 3 रस्सी हैं, चौथी रस्सी यहाँ ऊपर है। चलो उसका कुछ खास काम तो नहीं है वैसे, पर फिर भी अब हमें ये देखना है कि किसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो मैं रस्सियों के नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो एक मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली। तो ध्यान से देखना क्या करना है। अब हमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x1, ये आ गया आपका x1, मतलब ये हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1 किस तरफ जाएगा वो हमें अभी वो नहीं देख रहे हम। x1 ये आ गया। तो अब हम इसमें पोजीशंस लिखते हैं। जैसे इस पुली की पोजीशन देखो क्या आ रही है, x1 मैंने लिख दी है तो इसको मैं x2 लिख देता हूँ।
इसकी पोजीशन आ रही है x3 और इसकी पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप लिख रहे हैं हम अभी, ये आ गई x4। ठीक है, अब हमें इक्वेशन लिखनी है और कंपेयर कर देना बस, और कुछ खास नहीं करना है। तो देखो इक्वेशन में क्या लिखना है, इक्वेशन में आपको अगर ध्यान से देख रहे हो तो पहली रस्सी दिख रही है आपको, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी आएगी, x1 प्लस x2 आ जाएगी। तो लिख देता हूँ मैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लेंथ l। अब दूसरी देखो, दूसरी रस्सी कहाँ से दिख रही है आपको, दूसरी रस्सी दिख रही होगी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यही दिख रही है, तो हमें यही लिखनी है। अब ये कैसे लिखेंगे, अगर मैं x1 में से x2 माइनस कर दूं तो ये वाली लेंथ आ गई, और अगर मैं x3 में से x2 माइनस कर दूं तो ये वाली लेंथ आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो इसको लिख देता हूं मैं x1, अब देखते जाओ डायग्राम में, x1 माइनस x2, ये बन गया x1 माइनस x2। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये पूरा x1 है, x1 में से ये x2 काट दिया तो देखो इतनी सी लेंथ बची, ये प्लस ये वाला पार्ट लिखना है, तो इसको लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी लिख देता हूँ, प्लस x3 माइनस x2। तो ये अब आप इक्वेशन आराम से रुक के देख सकते हो कि कौन सी बनी है। ठीक है, हम रस्सी की लेंथ लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये L1 थी, ये L2 होगी। ओके, अभी वाली जो रस्सी लिखी है, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन देखो, तीसरी इक्वेशन आएगी आपके पास, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये वाली लेंथ, अब ये लेंथ कितनी है, ये है पूरे x1 में से अगर मैं x3 माइनस कर देता हूँ तो इतनी सी बचेगी, ऐसे ही पूरे x4 में से x3 माइनस कर देता हूँ तो इतनी सी बचेगी, तो हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो तीसरी इक्वेशन बनेगी आपकी इस पूरे x1 में से x3 माइनस करना है, तो x1 माइनस x3 प्लस ये वाली रस्सी इतनी सी, ये होगी x4 माइनस x3, x4 माइनस x3। देखो ये क्या कर रहे हैं हम बस इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेंथ की, है ना, और पहली थी आपकी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L1। अब बस हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है दो बार। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा दो बार तो यहाँ आ जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार और करेंगे तो आएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन को देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली में ये इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x3 माइनस 2x2, यही है ना, तो इसको इज इक्वल टू L2, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्सलरेशन आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्सलरेशन a1 प्लस a3 माइनस 2a2, वही x के साथ जो x में आ रही है वही आएगी, बस यहाँ 0 आएगा क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है ना, तो L1 L2 कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए 0 आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, अगली वाली देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ ये फिर से दो हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ मैं, a1 प्लस a4 एक्सलरेशन आ गई है माइनस 2 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपके पास तीन इक्वेशन है। अब बस आपको इनको सॉल्व करना होता है, तो आप आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें किसका रिलेशन चाहिए, हमें तो बस ये चाहिए कि इसकी एक्सलरेशन क्या आ रही है, वो कौन बता रहा है, x4, और कौन बता रहा है, x1। ठीक है, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पास ये वाली है, इसकी एक्सलेशन a4 मान लेंगे हम, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन 4 थी ना ये वाली, और इसकी पोजीशन x1 थी, तो इसलिए इसको इसकी एक्सलेशन a1 होगी, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, मतलब ऐसा अभी हमें लग रहा है। बाकी तो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अभी वैल्यूज़ नहीं दी हैं तो हम सिर्फ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपके पास रिलेशन, कितना आ जाएगा, जो आपके पास ये a4 है
वैसे इसको A2 लेना चाहिए था हमें, पर चलो A4 इज इक्वल टू 7 ऑफ A1 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनती है। ये हम वैल्यूज़ के साथ देखते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा केस होता है। किसी एक पुली को रेफरेंस मान लो और वहाँ से सारी लेंथ लिख दो, सभी की, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। ठीक है, और कोशिश करना कि 2 डब्बे हैं तो इसकी x2 लिखो, है ना, ताकि रिलेशन A2 और A1 में आए आराम से। इसकी तो A1 लिखी दी थी हमने, है ना, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कि अब ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब जो हम एरो लगा रहे हैं वो गलत है, ये एक्चुअली में नीचे को जा रहा होगा और ये एक्चुअली में ऊपर को जा रहा होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को वैल्यूज़ के साथ करके देख लेते हैं, वो टी वाली फॉर्मूले वगैरह लगा के ना। तो मैं क्या करता हूँ कि इनके मास ले लेता हूँ कुछ। ये वाला 1 kg, ये वाला 2 kg। ठीक है, तो हमें रिलेशन तो पता लग ही गया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा A इज इक्वल टू, ये नीचे को आएगा 7A, है ना, आपको पता चला था ना, A2 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 7 ऑफ A1। तो अगर इसकी एक्सप्रेशन में A मानूंगा तो इसकी 7 टाइम्स होगी, और उससे उल्टी डायरेक्शन में तो देखो ये नीचे को जा रहा है ना, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, कौन किस तरफ जा रहा है वो हमें अभी पता लग गया है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको। करना क्या है, एक्सलरेशन आ गई हमारे पास। एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं, इसलिए हमें ये ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन टेंशन के लिए ज़रूर है। देखो यहाँ टेंशन टी मानेंगे तो इस रस्सी में भी टेंशन टी आएगी, तो इसका मतलब यहाँ 2T आएगी। यहाँ 2T आएगी तो यहाँ भी 2T आएगी, क्योंकि एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है। यहाँ 2T है तो यहाँ 4T आ जाएगी, यहाँ 4T है तो यहाँ भी 4T आ जाएगी, और यहाँ कितनी आ जाएगी, 8T। वैसे इस 8T की ज़रूरत हमें अभी है नहीं। तो देखो क्या बन जाएगा, अब आपके पास वैल्यू बन गई ये सारी की सारी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है यहाँ पे, इसके ऊपर ना बड़ी सारी फोर्सेस लग रही हैं आपको। पहले लग रही है एक टेंशन T, फिर लग रही है एक टेंशन 2T, और एक लग रही है 4T। ओके, नीचे को इसका वेट आ रहा है 10 N, और एक्सलरेशन ऊपर को आ रही है A। देखो बन गई इक्वेशन आपके पास। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 4 5 6 7, 7T माइनस 10 इज इक्वल टू 1 × A। लो बन गई एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल आ गए, तो मतलब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरे डब्बे की इक्वेशन देख लो। तो दूसरे ब्लॉक की जो इक्वेशन है वो आएगी हमारे पास, इसको ऊपर की तरफ एक ही फोर्स लग रही है, टेंशन T, और नीचे को इसका खुद का वेट है विच इज़ 2 kg, तो 20, और एक्सलरेशन नीचे को 7A। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 20 माइनस T इज इक्वल टू 7A। तो कुछ ऐसे 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपको पता है 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार पीछे देख लेते हैं। तो हमने निकाला था A4 इज इक्वल टू -7A1, मतलब ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और A1 हमने ऊपर को लिया है। ठीक है, तो A4 नीचे को आ रहा है। ठीक है, तो ये ठीक ही है। इसकी एक्सलरेशन अगर मैं ए ले रहा हूँ जो कि हमने अभी आगे ली है, तो इसकी एक्सलेशन कितनी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे को एरो लगा दिया मैंने, 7 टाइम्स ऑफ ए, और वही तो हो रहा था, तो ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो एक और है कुछ इस टाइप का। अब देखो इसमें कुछ वैल्यूज़ तो है नहीं हमारे पास, तो हम अभी बस देख रहे हैं कि क्या करना है इसमें। देखो इसको फोर्स एफ लग रही है, तो इसका मतलब इस रस्सी को भी फोर्स एफ ही लग रही होगी, है ना, और इस रस्सी को फोर्स एफ लग रही है, मतलब पुली को फोर्स एफ लग रही है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक पुली पे इस तरफ को फोर्स लग रही है, चलो इसको छोड़ो, यहाँ बताया था मैंने आपको टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है तो ऊपर कितनी होगी 2T, लेकिन अगर यहाँ टी है तो नीचे कितना होगा T/2, ऐसे ही होगा ना। तो देखो यहाँ भी वही हो रहा है, इस पुली पे फोर्स लग रही है F, लग रही है ना, तो इसके दोनों हिस्सों पे कितनी ट्रांसफर होगी, हाफ। ये याद रख लेना आपने, F/2, और यहाँ भी F/2। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को ये खींचेगी
तो जो इसको मैं M1 लिख देता हूँ, इसको मैं M2 लिख देता हूँ। जो M1 ब्लॉक होगा उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, इस तरफ को लग रही है F और पीछे को लग रही है टेंशन T। ओके, तो कुछ एक्सलरेशन होगी इसकी, हमें नहीं पता कितनी होगी, तो मैं इसको A ले लेता हूँ एक्सलेशन। इसी के हिसाब से दूसरे पे एक्सलेशन क्या आएगी, मैंने आपको बताया था कि अगर, चलो F/2 तो ट्रांसफ़र हो ही गए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सलरेशन ऑफ पुली A है तो यहाँ कितनी आती है, डबल हो जाती है, तो हाँ डबल हो जाएगी ना, तो ये आ जाएगी 2A। अभी निकाला था पीछे, तो ये 2A। तो इसका मतलब पहला ब्लॉक तो A से चल रहा है, लेकिन जो दूसरा ब्लॉक है उस पर क्या हो रहा है, M2 वाला जो है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो आगे को तो F/2 लग रही है, जो आपने अभी लगाई थी थोड़ी देर पहले, आगे को लग रही है F/2, पीछे को तो कोई लग नहीं रही है, लेकिन उसकी एक्सलरेशन आगे को 2A है। मतलब इस तरफ तो एक्सलरेशन 0 ही होगी, A1 इज 0, A2 इज 2A, ये वाला हिस्सा चलेगा, ठीक है, वो मैंने ऊपर गलती से लगा दिया था। तो दूसरी की इक्वेशन ये बन गई, देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो आप F भी निकाल सकते हो और A भी निकाल सकते हो अगर आपको M1 M2 दिए होंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब कुछ इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन भी देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ 10 kg का मास है, आपको बताना है यहाँ कितना मास रखा जाए कि ये रुक जाए एक ही जगह। तो आपको याद होगा अगर यहाँ 37 डिग्री आता है तो नीचे की तरफ अब आपको पता लग गया कि स्लोप कम है, तो कम वाली फोर्स आएगी 60 न्यूटन वाली, ठीक है। अगर यहाँ 53 होगा तो 80 न्यूटन वाली आएगी। और आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, mg। इनको रोक के रखने के लिए ये टेंशन बराबर होगी ना, और किसके बराबर होगी, टेंशन इज इक्वल टू mg। तो एक इक्वेशन आ गई T इज इक्वल टू mg क्योंकि ये रुके हुए हैं, दूसरी इक्वेशन आ गई T इज इक्वल टू 60, तो ऑब्वियसली mg इज इक्वल टू 60। तो mg इज इक्वल टू 60, g आपको पता है 10 होता है, तो इससे एक जीरो कट जाएगा, तो बचा m इज इक्वल टू 6 kg। तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा आसान होती है, तो ये आंसर आ गया। आगे देखो, फिर से इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। क्वेश्चन ये है कि इन रस्सियों में टेंशन बतानी, तो मैं T1 मान लेता हूँ, यहाँ T2 मान लेते हैं, तो इधर भी T2 होगी, इस तरफ T3 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो एंगल है वो 37 डिग्री है, ठीक है। कुछ और भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना थोड़ा 2 स्टेप ज़्यादा चलने पड़ेंगे, बस इतना सा काम होता है, ठीक है। चलो मैं कुछ और ही ले लेता हूँ, 37 के साथ आसान ही ना हो जाए, वैसे करना सेम ही पड़ेगा, 30 डिग्री ले लेता हूँ। तो देखो करना क्या होता है, फिर करना ये है कि सबसे पहले तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। किसके कंपोनेंट, ये तो बेचारा अच्छा खासा यहीं पे टिका हुआ है T1। होगा ये कि क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब ये तो 60 न्यूटन ही होगा, तो देखो T1 आ गया 60 न्यूटन, T1 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। पर आप और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आप कंपोनेंट नहीं करोगे, तो मैं कंपोनेंट कर देता हूँ। इस तरफ को कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा, T3 के कंपोनेंट हो रहे हैं तो T3 साइन 30 डिग्री, और इस तरफ को जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा, आपको पता है, T3 कोस 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दो इक्वेशन बन गई आपके पास, एक बनी T3 इज T3 साइन 30 इज इक्वल टू T1 विच इज 60, तो मैं डायरेक्ट 60 लिख रहा हूँ। अब आपको पता है साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो T3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60, मतलब सॉरी 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बना, तो 120 न्यूटन आ गई फोर्स। तो ये जो T3 है वो 120 न्यूटन है, T1 जो है वो 60 न्यूटन है। अब देखनी है T2, तो हॉरिजॉन्टली इक्वल कर दो इनको, तो आपको दिख रहा होगा कि T3 cos ऑफ 30 मस्ट बी इक्वल टू T2। लो हो गया T2 इज इक्वल टू T3 आपने निकाल लिया 120 है, इंटू √3/2, cos 30 यही होता है, तो ये आ गया 60√3, तो T2 आ गया 60√3। अब आपने सेम क्वेश्चन 37 डिग्री के साथ कर लेना है,
ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम ने आप मैंने कंपोनेंट करने के बाद वर्टिकल फोर्सेस आपस में इक्वेट कर दो और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में इक्वेट कर दो, तो ये होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में आपको ना कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या कि अगर आपने स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के है तो वो अपनी मीन पोजीशन में ही होता है। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसका मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो है, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्स खींचते हो, ठीक है, एक्स खींचते ही क्या होगा, स्प्रिंग इसके ऊपर वापस उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा, विच इज के एक्स, ऑलवेज के एक्स। तो ये होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो याद रखना मीन पोजीशन इज जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होती है, तो अभी इसकी मेन पोजीशन यही है, और इसी को नेचुरल लेंथ भी बोलते हैं। यही वाली लेंथ इसकी नेचुरल लेंथ है, तो यहाँ नेचुरल लेंथ लिख लेना आप, ठीक है। अगला देखो, दूसरी सिचुएशन है वर्टिकल की। वर्टिकल में फिर से एक एम मास को लगाना था, तो अभी मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ओके। तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये सेकंड सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि चलो ये ए डिस्प्लेस हो गया, तो ए नीचे आ गया। अब आप खुद सोचो कि जब ये ए नीचे आएगा तो होगा क्या, ये इसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनेगी। ये खुद आ रहा है नीचे, है ना, जैसे ही मास लगाया और छोड़ा ये नीचे आ गया। कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ को जो एम जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है। तो स्प्रिंग नॉर्मली अभी फोर्स कितनी लगा रहा है, के ए, याद रहेगा। ये अपने आप एक्सटेंशन हुई है इसके वेट की वजह से, तो वेट की वजह से एक्सटेंशन होगी। अब मैं खुद कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ से और एक्स एक्सटेंशन कर रहा हूँ। अब टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी, देखो टोटल एक्सटेंशन बन गई इसकी ए प्लस एक्स बन गई ना। अगर टोटल एक्सटेंशन ए प्लस एक्स है तो देखो नीचे को तो एम जी ही होगा, नीचे को होगा एम जी, ऊपर को क्या होगा, टोटल एक्सटेंशन इंटू के, तो के इंटू ए प्लस एक्स, ये बन गया। तो एक्चुअली में सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती हैं। तो अब आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसकी जगह आप एक्स ले सकते थे, इसकी जगह आप ए ले सकते थे, जो मर्जी ले लो। सिचुएशन अभी के लिए ये होती है, मतलब जितनी भी एक्सटेंशन करोगे उतना ही स्प्रिंग फोर्स लगाने लग जाएगा ऊपर को। अच्छा, यहाँ एक नई चीज़ भी हो रही है, क्या आपको पता है ना कि के ए किसके बराबर था, देखो पीछे ज़रा, एम जी के। अब जो फोर्स उसको खींचने वाली है वो ज़्यादा होगी, के ए प्लस एक्स, मतलब कुछ और ऐड हो गया उसमें। तो ऑब्वियसली फिर वो एम जी के बराबर तो रही नहीं, तो एम जी से ज़्यादा होगी। जब वो एम जी से ज़्यादा होगी इसका मतलब अब वो उसको वापस खींच रहा है एक्सलरेशन ए से। जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो एक एक्सलरेशन नाम की चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो आपको पहले से पता है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है। स्प्रिंग के क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर एसएचएम वाले पार्ट में ही होंगे, वर्क पावर में भी होंगे, इसमें भी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो देख लेते हैं। तो करते वो ये हैं कि क्वेश्चन में वो बोलेंगे कि अच्छा ये मास था 3 और ये था 2, बताओ स्प्रिंग की एक्सटेंशन कितनी होगी। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसको ना रिप्लेस कर देना है वायर से। आप इसको एक रस्सी से रिप्लेस कर दो, मतलब रोप से। बाकी सब सेम टू सेम वही जो है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने इसमें। तो इससे क्या होगा कि आप नॉर्मली टेंशन फाइंड कर सकते हो। देखो अब टेंशन कितनी होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में सिचुएशन है, तो जो टेंशन यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी। ये तो पता ही है आपको, एक ही रस्सी है, नीचे को 20 न्यूटन होगा, है ना। और साथ में यहाँ से एक नीचे को एक और फोर्स होगी जो इसका खुद का है, वेट 30 न्यूटन। तो ऊपर टेंशन कुछ और लगेगी, T2, यहाँ भी लगेगी T2। तो इसका मतलब ये जो स्प्रिंग था K1 और ये जो स्प्रिंग है K2, इन दोनों की टेंशन आ जाएगी यहाँ से। तो अगर आपको पता चलेगा कि T1 देखो कितना है, 20, इसका मतलब किसके बराबर होगा, ये होगा K इंटू X1 के, जो एक्सटेंशन इसमें होने वाली है या हो चुकी है। बस इतना सा काम था, K की वैल्यू आपको दी हो, X1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट T2, T2 कैसे निकालते हैं,
इस रस्सी के साथ जितना भी भार लटका है वो सारा इसी टेंशन में आएगा। तो T2 इज इक्वल टू टोटल मास इज 50 न्यूटन इंटू जी, विच इज वेट, सॉरी 5 इंटू 10, 5 है ना टोटल, तो ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू किसके, T2 क्या है, T2 इसकी एक्सटेंशन मानी थी हमने, इसकी टेंशन मानी थी, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ लगा दो K2 इंटू X2, लो K2 दिया होगा तो X2 आ जाएगा। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपको स्प्रिंग दिखता है, देखो अगर ये मैं 5 ले लेता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, तो आपको पता ना ये टेंशन कितनी आएगी। अगर यहाँ फोर्स 100 न्यूटन लग रही है, तो जो भी टेंशन आएगी बस उस टेंशन को आपने ना के एक्स के बराबर कर देना है। इसका के दिया होगा, तो आपको ये सॉल्व करना आता है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी कर ही देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन इज इक्वल टू 100/5 और 3 8 थे तो 10, तो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आ गई है, तो यहाँ टेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर मैंने आपको एक शॉर्टकट नहीं बताया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब फोर्स एक साइड से लगी हो, याद रखना, जब फोर्स सिर्फ एक लगी हो और एक ही साइड को लगी हो, फ्रिक्शन भी नहीं, सिर्फ एक फोर्स ओनली, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। उस केस में आपने जैसे मान लो यहाँ की टेंशन निकालनी है, ये T1 ले लेता हूँ मैं, यहाँ की टेंशन T2 ले लेता हूँ जहाँ स्प्रिंग लगे, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है T1 टेंशन, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो कितने डब्बों को खींच रहे हैं। तो वो इन सब को खींच रहा है ना। तो कितनों को खींच रहा है, 5 और 3 8 को, 8 इंटू एक्सलरेशन कर देना, बस काम खत्म। देखो T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन आंसर, बस इतना सा होता है, ठीक है। पर याद रखना ये शॉर्टकट कब लगता है, जब एक फोर्स लग रही होती है किसी भी साइड से, है ना। अगला T2 देखो, अब T2 किसको खींच रहा है, सिर्फ 5 kg वाले को, तो 5 इंटू एक्सलरेशन जो आई है अभी अभी वो, तो आंसर आ गया T2 का 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपने किसी के साथ भी अप्लाई नहीं करना है, जब एक फोर्स है सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आ गया T2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब करना क्या था, हमने तो एक्सटेंशन फाइंड करनी थी ना स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन कितनी आई T, तो वही टेंशन जो फोर्स है वो स्प्रिंग को खींचेगी। इसका मतलब एक्स आ जाएगा यहाँ पे T2/K। अब K कितना दिया है वो तो आपको कहीं और क्वेश्चन में पता चलेगा। तो ऐसे करके एक्सटेंशन फाइंड कर सकते हो आप स्प्रिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ भी वही करना है। मान लो अगर ये दोनों 10-10 kg के हैं, तो आपने ये कर लिया था ऑलरेडी, ये 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। देखो यहाँ भी एक ही फोर्स है, एक रस्सी लगी हुई है और 100 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। ये 10 है, ये भी 10 है। मैंने आपको बताया था इसकी टेंशन कैसे निकालते हैं। वो हाँ, इसकी टेंशन दो तरीके से निकल जाएगी। अब 0 + 100, ये भी था ना एक तरीका, अगर मास सेम है तो। और दूसरा तरीका जो अभी बताया कि अगर एक तरफ फोर्स लग रही है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 100/20 विच इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको देखना है ये रस्सी कितनों को खींच रही है। ये रस्सी सिर्फ 10 kg को खींच रही है, तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन जो निकाली थी आपने वो, तो 50 न्यूटन। देखो ऐसे भी 50 आ गई, और आपको पता है एवरेज लेके भी 50 आती है, ठीक है। लेकिन आपको अभी वो नहीं फाइंड करना था, आपको फाइंड करना है एक्सटेंशन। तो टेंशन कितनी आई, 50, इसको के एक्स के बराबर कर दो, बस हो गया। तो इतना सा काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी बार पूछा गया, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो आपको क्वेश्चन दिया होता है कि इस रस्सी को काट दो, तो बताओ आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगी, ये पूछा होता है। तो क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ कि इसको ले लेता हूँ 3m मास और इसको ले लेता हूँ m मास, ठीक है। अच्छी बात ये है कि अब ये ना इक्विलिब्रियम में पड़े हैं। तो इक्विलिब्रियम में पड़े तो पहले हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो यहाँ टेंशन है T लिख देते हैं, चलो। नीचे की तरफ मास है mg, नीचे की तरफ टेंशन है T, और नीचे की तरफ क्या है, इसका मास 3mg। ध्यान से देखना आपने, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तो ये खींचा होगा, तो इसका मतलब ये ऊपर को फोर्स कितनी लगा रहा है, kx। इसका मतलब ये हुआ कि कटिंग करने से पहले kx की वैल्यू कितनी है, देखो T + 3mg, है ना। और टेंशन की वैल्यू अगर आप यहाँ से देखोगे तो T इज इक्वल टू mg है। तो इसका मतलब kx की वैल्यू कितनी आ गई प्रॉपरली, 3 और 1 4 4mg।
ये निकालना वैसे भी आसान ही है, मैंने आपको पहले भी बताया, इस रस्सी के साथ जितना भार लटक रहा है वो सारा का सारा टेंशन होगी। तो कितना भार लटक रहा है, 3 और 1 4, तो 4 mg। तो के एक्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने इसको कट किया तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसको कट किया तो कट करते ही ये जो नीचे वाला है ना वो फ्री फॉल में आ जाएगा। याद रखना, हर टाइम हर क्वेश्चन में ये फ्री फॉल होगा, तो इसकी एक्सलरेशन जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जो नीचे जा रहा है ना एम मास वाला, वो कितने से जाएगा, वो एक्सलरेशन जी से नीचे की तरफ फ्री फॉल करता जाएगा, उसका काम खत्म। तो एक क्वेश्चन का आंसर यही होता है, जो भी नीचे वाला कट होगा। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन देखो, ये नहीं, ये देखो, है ही नहीं, तो ये था। तो ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, अगला देखो, अब क्या करना है, ऊपर वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाला ब्लॉक था 3m का। तो अब आपको याद है ना कि ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, 4 mg, लेकिन अब वेट कितना बचा, वेट बच गया 3 mg। इसका मतलब स्प्रिंग की फोर्स ज़्यादा होगी, ज़्यादा ही होगी ना। तो इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ एक एक्सलरेशन फील होगी ए। ओके, बस हो गया काम। इसकी इक्वेशन लिखो, काम खत्म। ये फ्री फॉल वाला तो गायब हो गया। इसकी इक्वेशन लिख दो। आपको पता है कि के एक्स बड़ा है -3 mg इज इक्वल टू, इस डब्बे का मास कितने, 3m। याद रखना ये गलत हो जाता है, बच्चे यहाँ पे ये लिखना भूल जाते हैं, तो आप लोगों ने भी नहीं भूलना है। ठीक है, 3m इंटू एक्सलरेशन। बस हो गया सॉल्व। एक्सलरेशन निकालनी थी, के एक्स की वैल्यू हमें पहले से पता है 4 mg होती है। तो 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3ma। तो आपको पता चलेगा कि एक्सलरेशन आ गई है m/3, सॉरी m तो कट जाएगा, g/3 आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और केस लेके देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। तो देखो, 2m ले रहा हूँ और 3m ले रहा हूँ। ठीक है, तो लिखना भी वही चाहिए, 2m और 3m। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम में पड़ा है, इसके वेट बना दो। 2 mg, टेंशन t, और इसका खुद का वेट 3 mg। याद रखना 3 mg। और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी के एक्स, वो भी आपको पता है। अब मैंने आपको बोला के एक्स निकालने का सीधा साफ साफ तरीका क्या है, देखो कि कितने बॉक्स लगे हैं, जितने मर्जी लगा दो यहाँ नीचे। ठीक है, उन सब का मास ऐड कर दो, कितने आ गए, 3 और 2 5, तो 5 mg। ये इनकी टोटल फोर्स है। अदरवाइज फिर आपको पता कैसे निकालना है, टी इज इक्वल टू 2 mg, फिर उसके बाद के एक्स इज इक्वल टू 3 mg प्लस टी, टी की जगह 2 mg होगा, तो फिर से 5 बन गया, लगे पता। तो के एक्स निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, सारे के सारे मास को ऐड करके जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज के एक्स आ गया। अब स्प्रिंग को काट दो, स्ट्रिंग को काट दो। जैसे स्ट्रिंग को काटोगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर क्या खत्म हो जाएगा, टेंशन, है ना। टेंशन जीरो होगी ना, कट करने का मतलब क्या, टेंशन जीरो होगी। रस्सी कटी गई है तो फिर टेंशन कहाँ से आएगी, टेंशन मतलब एक टाइप से खिंचाव टाइप का है ना, तो कटने के बाद खिंचाव नहीं आता है। अब देखो इस ऊपर वाले डब्बे पे क्या होगा, नीचे वाला डब्बा फिर से फ्री फॉल, इसकी एक्सलरेशन कटिंग के बाद कितनी होगी, जी। याद रखना इसको, एक दो आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। अब इसका मास था 3m, तो इसका वेट नीचे को कितना होगा, ऑब्वियसली 3 mg। लेकिन ऊपर को फोर्स कितनी लग रही है, जो स्प्रिंग लगा रहा था कितनी लगा रहा था, 5 mg। के एक्स इज इक्वल टू 5 mg। तो इसका मतलब ये ऊपर को भागेगा एक्सलरेशन ए से। बस हो गया सॉल्व। सॉल्व तो करना आता ही है आपको। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें वैल्यू भरोगे तो क्या आएगा, देखो 5 mg बड़ा होगा -3 mg छोटा होगा, इज इक्वल टू इसका खुद का मास 3m है। याद रखना है, आप ये डालना भूल जाओगे हर बार, मैं फिर से बता रहा हूँ, 3m इंटू एक्सलरेशन ए। हमें ए चाहिए तो m सारे कॉमन निकल के कट जाएंगे। देखो 5 mg माइनस 3 mg क्या बचा, 2 mg, तो 2 mg इज इक्वल टू 3ma। m से m काट दो। देखो एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई 2g/3। दिस इज योर आंसर।
ठीक है। अब देखो एक शॉर्टकट आपको याद रखना है, हर बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा, अब ये मैंने मिटा ही दिया, तो देखो जब जब ये क्वेश्चन आएगा तो अब आपको पता है यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक लगा होगा, यहाँ एक और ब्लॉक लगा होगा। तो आपको याद क्या रखना है, मान लो यहाँ 5m आ गया और यहाँ m आ गया, तो नीचे वाले की एक्सेलरेशन तो फ्री फॉल ही होगी, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन पता है क्या होगी, नीचे वाले का मास डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का मास इनटू जी। ये याद रखना है, बस इतना सा। ये शॉर्टकट है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, पैटर्न यही बनेगा। ठीक है, एम एम उड़ा दो, देखो एक्सेलरेशन आ गई g/5। ओके, दूसरा, अगर चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला मास 4m है, ठीक है, और नीचे वाला 2m है, अगर है तो आपको पता है नीचे वाला जाएगा एक्सेलरेशन g से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाला पता है कितने से जाएगा, नीचे वाला मास डिवाइडेड बाय ऊपर वाला मास इनटू जी, उड़ा दो इसको, तो ऊपर वाला जाएगा g/2 से। ठीक है, याद रखना है आपने। एक और करके देख लेते हैं, मान लो ऊपर वाला 9m है और नीचे वाला 5m है, अगर है तो आपको पता है नीचे वाला तो गिरेगा ही फ्री फॉल से, तो एक्सेलरेशन जी ही होगी। ऊपर वाले की एक्सेलरेशन क्या होगी, ऊपर की तरफ को, वो होगी नीचे वाला मास डिवाइडेड, मतलब जो कट हुआ है वो वाला मास ऊपर लिखना है, जिसकी बात हो रही है वो नीचे लिखना है, इनटू जी कर देना है। देखो ये आ गया आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5g/9। अब आप ये अप्लाई कर सकते हो, वैसे इतने खतरनाक देते नहीं हैं वो, ये देते हैं 1 3 3 2 2 1, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो दिस इज लॉज ऑफ मोशन। अब फ्रिक्शन अगले करते हैं, अगले पार्ट में, ठीक है।